जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आज जीएस में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं। इससे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन निश्चित आते हैं। निश्चित आता है, निश्चित। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट, इसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। लोकल गवर्नेंस या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज व्यवस्था की यदि बात करें तो सबसे पहले इसका उल्लेख जो है मनुस्मृति में मिलता है। पुराना जो बात करें तो मनुस्मृति में इसकी उल्लेख मिलती है, क्योंकि मनुस्मृति में भी पंचायत संबंधित बातें की गई है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। या ये हम कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, कभी भी आपके जैसे मान लीजिए मेंस वगैरह में पूछते कि स्वतंत्रता से पहले, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को समझने के लिए, ठीक है, इसकी यदि इतिहास की बात करें तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो सकता है स्वतंत्रता के पहले पहले जो ये सब, और एक होगा स्वतंत्रता के बाद। तो पहले पहले वाली देखते हैं। पहले उल्लेख मनुस्मृति में मिला, जिसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है। महाभारत जो है ना, तो महाभारत में भी कहीं ना कहीं स्थानीय शासन की बात की गई है। जैसे महाभारत के एक शांति पर्व है, शांति पर्व। शांति पर्व महाभारत के कौन सा? शांति पर्व। शांति पर्व में ग्राम पंचायत के गठन और चुनाव का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन होगा और चुनाव होगा, और इसका चुनाव होगा। महाभारत में कहाँ पर मिलता है? शांति पर्व में इसकी बात मिलती है, ठीक है। और यहीं पर जो महाभारत में था, जो ग्राम पंचायत अधिकारी थे, जो इसके ग्राम पंचायत अधिकारी थे, ध्यान देंगे, ग्राम पंचायत जो अधिकारी थे, इन्हें कुछ संज्ञा दी जाती थी। पुरोहित की संज्ञा दी जाती थी, सभापति की संज्ञा दी जाती थी, ग्रामणी की संज्ञा दी जाती थी, और ग्राम योजक की संज्ञा दी जाती थी। ग्राम योजक की संज्ञा दी जाती थी। तो आपने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, स्थानीय स्वशासन, यह इसके इतिहास की बात करें तो स्वतंत्रता के पहले उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है, जिसमें ग्राम पंचायत की बात की गई। महाभारत में भी शांति पर्व जो है, वहाँ पर ग्राम पंचायत की बात की गई है। ग्राम पंचायत के कुछ अधिकारी होते हैं थे, जिसका कुछ संज्ञा दी जाती, कुछ नाम दिया था, जिसे पुरोहित कहा जाता था, सभापति कहा जाता था, ग्रामणी कहा जाता था, और ग्राम योजक कहा जाता था। ग्राम योजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम योजक। ग्राम योजक। आगे आते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, इसमें भी आंशिक रूप से स्वशासन की या स्थानीय शासन की बात मिलती है, आंशिक रूप से। क्योंकि कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में कुछ गांवों का समूह बनाया था। कहा था कि अच्छा शासन चलाने के लिए गांवों का समूह होगा। गांवों का समूह,
अब इस गांवों के समूह में इन्होंने कहा था कि जैसे जो 100 गांव होंगे, 100 गांव होंगे, उसको खरबाटिक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खरबाटिक। खरबाटिक इकाई नाम दिया, खरबाटिक। फिर कहा कि जो 200 गांव होंगे उनको द्रोणामुख कहा। उनको क्या कहा? द्रोणामुख कहा। इन सब को धीरे धीरे समझ लेंगे। जो 400 कुछ गांवों का एक समूह होगा, गांवों का जो समूह होगा, इन्होंने कहा कि इसे संग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे? संग्रहण। संग्रहण की संज्ञा दिया। तो आप देख रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, हालांकि इन्होंने सरकार या राज्य को इन्होंने बताया कि जो राजा होगा ये एक ऐसा राजा होगा जो प्रजा के हित में, जो प्रजा के हित में न्यायपूर्ण कार्य करेगा। और ये न्यायपूर्ण कार्य करने का फोकस इसी पर दिया था। लेकिन न्यायपूर्ण कार्य करने के लिए गांवों के समूह में विभाजन की बात किया कि बांटना पड़ेगा। और बांटने के लिए उन्होंने कहा कि 100 गांवों का जो समूह होगा जिसको खरबाटिक इकाई नाम दिया। फिर कहा कि 200 गांवों का एक समूह बनेगा जिसे द्रोणामुख कहते हैं, और 400 गांवों का होगा जिसे संग्रहक इकाई कहते हैं। इसमें बांटा गया। तो कहीं ना कहीं ये गांव जब बांटने की बात किया तो निश्चित है कि ये कहीं ना कहीं शासन का विकेंद्रीकरण की बात करता है, विकेंद्रीकरण का। और जैसे ही विकेंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हम स्थानीय स्वशासन की या स्थानीय शासन की बात जरूर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। धीरे 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 आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। आगे इन्होंने अर्थशास्त्र में कुछ विशेष बात न करके सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये कहा कि छोटी 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 छोटी, यदि राजा को अच्छे ढंग से शासन को चलाना है तो फिर क्या करना है कि छोटे छोटे इकाइयों में बांटना होगा। और उस छोटे छोटे इकाइयों में बांटना कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय स्वशासन की ही बात करता है। अब देखिए, वैदिक सभ्यता जो थी ना, वैदिक सभ्यता, स्वतंत्रता से पहले की सब बात कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता में भी स्थानीय स्वशासन की बात मिलती है। इसमें भी ग्राम सभा वगैरह की चर्चा मिलती है। ग्राम सभा की, कि ग्राम सभा होगा, गांव स्तर पर सभा होगा, और इसके जो प्रधान होंगे ना उसको ग्रामीण कहा जाएगा, जो कि आज के प्रधान होते थे, गांव के जो प्रधान होते थे। इसमें कहा गया कि जो ग्राम सभा में जो होगा ना, निर्णय कौन से लोग लेंगे? तो श्रेष्ठ लोग लेंगे। श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों को शामिल किया गया। श्रेष्ठ लोगों को शामिल करने की बात की गई कि श्रेष्ठ लोगों द्वारा निर्णय लिया जाएगा, और यही श्रेष्ठ लोग क्या करेंगे कि मामलों का निपटारा करेंगे, निपटारा करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो गांव में पंच से संबंधित बातें होती थी, पंचों की बात, तो यहाँ पर मिलती है वैदिक सभ्यता में। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ भी स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है, स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है। अब यदि गुप्त काल में करते हैं, तो गुप्त काल में भी यदि देखते हैं हम लोग, तो गुप्त काल का तो स्थानीय स्वशासन काफ़ी सुदृढ़ माना जाता है। स्थानीय जो शासन थी या स्वशासन थी, स्वशासन ये मजबूत मानी जाती है, सुदृढ़ मानी जाती है, सुदृढ़ मानी जाती है। तो यहाँ भी उल्लेख मिलता है गुप्त काल में भी। गुप्त काल के बाद यदि हम लोग आते हैं संगम काल में, गुप्त काल की यदि बात करते हैं, संगम काल, एक संगम काल, देखिए संगम काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि संगम काल में चोल 3 होते थे। एक चोल होता था, एक जो होता था आपका चोल के चेर और पांडे, या चेल भी बोलते हैं, कहीं कहीं चेल भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद पांडे होता है। पांडे 3 शासक थे, चोल शासक, और तीनों शासकों को मिलाकर के संगम काल कहा जाता है, संगम काल कहा जाता है। अब इसमें भी स्थानीय स्वशासन की बात करते मिलती है। इन सब में यदि देखा जाए तो चोल शासक
चोल शासक में ज़्यादातर इसकी बात चर्चा करने के लिए मिलती है। जैसे यहाँ पर भी ग्राम सभाएं होती थी, ग्राम सभाएं होती थी, और ग्राम सभाओं के लिए जो स्थल होता था, ध्यान देंगे, ग्राम सभाएं होती थी जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, और जो स्थल होता था उस स्थल को ये एक नाम देते थे जो बार बार एग्जाम में पूछता है, मनराम। क्या नाम देते थे? मनराम या उर। जिस स्थान पर बैठते थे उसे क्या कहते हैं? मनराम या उर। यहाँ पर इस तरह इन लोग की नौसेनाएं भी क्या थी? नौसेना भी काफ़ी संगठित थी। यानी कि यहाँ भी जैसे एक तरह से देखा जाए संगठित मतलब नीचे से विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है, विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था तो इनकी थी ही। व्यापारियों का एक संस्थान होता था, स्थानीय व्यापारियों के लिए भी एक संस्थान होता था, या कहें तो एक स्थान होता था इस काल में, जिनको नगरम कहते हैं। जिनको क्या बोला जाता था? नगरम। नगरम। तो ये सब एक निश्चित व्यापारी को छोटे लेवल पर देखना, ग्राम सभाएं करना, ये कहीं ना कहीं क्या करता है कि संगम काल में पंचायती राज की बात करता है, ठीक है। इतना ही नहीं, इस संगम काल का उल्लेख जो है ना, एक आपको शिलालेख में मिलता है। एक भारत में शिलालेख है, उत्तर मेरु अभिलेख। ये उत्तर मेरु अभिलेख है। यहाँ पर चोल के स्थानीय शासन का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें चोल के स्थानीय शासन का, स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। स्वशासन का उल्लेख का वर्णन है। ये है कहाँ? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। कांचीपुरम में है। कौन सा? उत्तर मेरु अभिलेख। ये भी बार बार पूछता है। अब यहां पर चोल में ही देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन में जन भागीदारी की बात की गई है। स्थानीय स्वशासन में जन भागीदारी की बात की गई है। जन भागीदारी की बात की गई है। स्थानीय स्वशासन में किसकी बात की गई है? जन भागीदारी की बात की गई है। कि तो जन भागीदारी जैसे ही जन भागीदारी हुआ, मान लीजिए कि इसको स्थानीय प्रशासन की न बात करें, इन्होंने कहा कि जन भागीदारी होना चाहिए। जो भी शासन होगा, इन्होंने सीधे ऐसे बोला था कि जो शासन है इसमें जन भागीदारी होनी चाहिए। तो जन भागीदारी हुआ, इसका मतलब विकेंद्रीकरण हुआ। और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? स्थानीय स्वशासन। अभी हम लोग समझेंगे कि विकेंद्रीकरण और ये सब क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या करते थे ये लोग कि गांवों का एक कुछ समूह भी बनाते थे। ये भी क्या करते थे? चोल कुछ गांव के समूह होता था, गांवों का समूह होता था। गांव का समूह, जैसे कि अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गांव का समूह होता था। तो यहाँ पर गांव के समूहों को नाम इन्होंने दिया था नाड। क्या नाम दिया था? नाड। इसे याद रखेंगे। गांव के समूह का क्या नाम दिया था? नाड दिया था। और जो इसके अधिकारी या कर सरदार वगैरह जो थे ना, सरदार वगैरह जो थे, जो कर वगैरह वसूलते थे, या कहिए तो जो कर्मचारी थे, ठीक है, इनका भी एक विशेष नाम दिया गया था। इनको कहा गया था कि ये बेलिर। इनको क्या नाम दिया गया था? बेलिर। इनको नाम दिया गया था बेलिर। बेलिर। ये पूछेंगे गांवों के लिए क्या होता है? नाड। और जो वहां पर देखने वाले सरदार या अधिकारी थे, या कर वसूलने वाले जो थे, या कर्मचारी थे, उनको नाम क्या दिया गया था? बेलिर। उनको क्या नाम दिया गया था? बेलिर। आगे देखते हैं हम लोग स्थानीय स्वशासन, ठीक है, की बात करते हैं। यहां पर ये तो इतिहास था। स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। स्वशासन कुछ पुराने काल में था। अब आते हैं तो इसका जनक जो है, जनक, ध्यान देंगे यहां से क्वेश्चन पूछता है। जनक जो होते हैं ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं। स्थानीय जनक लॉर्ड रिपन। अब कभी कभी पूछता है कि लॉर्ड रिपन जो था इसका कार्यकाल कब से? इतिहास में पढ़े होंगे आप लोग, 1880 से 84 तक था। 1880 से 84 तक था। इन्होंने लोकतंत्र की आधारशिला रखा था। इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र की आधारशिला रखा था।
आधारशिला रखा था, आधारशिला रखा था। इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किया था, ठीक है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात भी किया था इन्होंने कि देखियो भैया वित्तीय जो होगा ना इसका विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण। अब यहाँ थोड़ा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण समझ लेते हैं। देखिए केंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन ये इस तरह का होता है, जो भी चीज़ें होती है यहाँ सत्ता पर ऊपर सर्वोच्च स्थान पर सर्वोच्च पर रहता है, सर्वोच्च पर। जैसे मान लीजिए अधिकार है, ठीक है, जो शक्ति है, उत्तरदायित्व तो है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें ये आपके ऊपर ही रहेगा। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि ये सब सारी चीज़ें नीचे आ जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि उत्तरदायित्व तो आंशिक रूप से होता है, आंशिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। और पूर्ण रूप से इसको, जैसे मान लीजिए कि स्थानीय स्वशासन में कोई निचले स्तर का गलती किया और भयानक गलती हो गया, तो फिर अंतिम रूप से उत्तरदायित्व तो कौन होगा, नुकसान किसको होगा, सर्वोच्च को, देश को, ठीक है। तो देश के प्रमुख शासक की बात बदनामी वहां पर होगी यदि नीचे, लेकिन आंशिक रूप से उत्तरदायित्व तो उन्हीं को माना जाता है, या प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व तो यही होता है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव इस पर पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्थानीय निकायों को इन्होंने सशक्तिकरण करने की भी बात कहा कि देखियो भैया जितने भी स्थानीय निकाय हैं इनको सशक्त किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए, मजबूत किया जाए, इंपावरमेंट किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए, इंपावर किया जाए। फिर कहा कि इन्होंने कि जो गैर सरकारी लोग हैं, गैर सरकारी, इनको भी निकायों में, जो स्थानीय निकाय होते हैं ना, स्थानीय निकाय, इनको सदस्य बनाया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी लोग ही रहेंगे, गैर सरकारी को भी इन्होंने कहा था, किसने, लॉर्ड रिपन ने। फिर इवन कहा था गैर सरकारी जो है ना निकायों में इनको अध्यक्ष भी का भी बनाया जाए, अध्यक्ष की, यानी धीरे धीरे गैर सरकारी लोगों को, आम जनता को इन्होंने भागीदारी के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया और प्रोविजंस लाया, ठीक है। जिलों को इन्होंने कहा कि जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना इसको क्या किया जाए, उप विभाग में बांट दिया जाए, जिला का भी उप विभाग कर दिया जाए, और जिसको कहा कि इसका नाम तहसील या तालुका रखा जाए, तालुका होगा, तहसील या तालुका होगा। जिलों को जो उप जिलों में विभाजित किया जाएगा उसका नाम क्या होगा, तहसील या तालिका होगा। नगरों में नगर पालिका की स्थापना की बात की थी, देखिए ध्यान दीजिए, इन्होंने ही बात कर दिया था नगरों में नगर पालिका की स्थापना की बात इन्होंने कर दिया था, किसने, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने क्या क्या बात किया था, लोकतंत्र की आधारशिला रखा, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात किया, स्थानीय निकाय को सशक्तिकरण की बात किया, गैर सरकारी लोगों को सदस्य और अध्यक्ष के रूप में बनाने की बात किया था, और जिलों को उप जिला के में या उप विभाग में बांटने की बात किया था, जिसको तहसील या तालुका कहते हैं। नगरों को नगर पालिका के रूप में बांटने का प्रयास किया, बांटने का बात किया था। तो कहीं ना कहीं ये पंचायती राज की बात करता है। और 1982 में अपने कार्यकाल में ही इन्होंने स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव, स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव लाया, ठीक है। और इसके बाद इसी प्रस्ताव से ही 1984 में मद्रास में स्थानीय शासन या स्वशासन शुरू हो गया, स्वशासन कार्य शुरू हुआ। हालांकि इसका उल्लेख मद्रास में पहले भी किया गया था, पहले जो किया गया था ये 1600 स्थानीय स्वशासन की बात जो है मद्रास में पहले भी की गई थी, ये 1688 में, लेकिन वहां पर इस पर कार्य अच्छे से नहीं हो पाया था 1688 ईस्वी में। जब 1982 में 1982 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया तो
मद्रास में शुरू किया गया और कार्य भी शुरू कर दिया। कार्य में क्या किया इन्होंने किया कि जैसे मान लीजिए कि गलियों की सफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो प्रकाश वगैरह बिजली की व्यवस्था जो होती है, प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह की व्यवस्था करना, ठीक है, यानी प्रकाश की व्यवस्था करना, प्लस में और पानी वगैरह की व्यवस्था करना, स्वच्छता की व्यवस्था करना, जो भी चीज़ें हैं इन सबको, जिससे कि जनमानस को कोई सुविधाएं, यानी कि सुविधाएं बढ़े, सुविधाएं बढ़े। तो सबसे पहले हम लोगों ने 1984 में मद्रास में शुरू किया था। बाद में धीरे 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 ये और जगहों पर फैलना शुरू हुआ था बाद में। जैसे बाद में पंजाब में और बंगाल में भी इसको नियम को लाया गया। इसके बाद मद्रास के बाद कहाँ कहाँ आया था? पंजाब में और बंगाल में भी लाया गया था। पंजाब और बंगाल में भी लाया गया था। और इसी में कार्य में बहुत सारी चीज़ें जनमानस की सुविधा के लिए, जैसे शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया कि स्वास्थ्य उनका कैसे सही रहेगा, सुरक्षा की भी बात की गई कि स्थानीय लेवल पर हर जाकर जाकर के सुरक्षा की बात किया गया। तो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन में बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है। हालांकि इन्होंने कुछ अन्य काम कार्य भी किया है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो लॉर्ड रिपन थे ना, लॉर्ड रिपन, ये कुछ अन्य प्रमुख कार्य भी किए थे, अन्य प्रमुख कार्य भी किया था। स्थानीय शासन की बात तो किया ही था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? एक हंटर आयोग लाया था। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। ये सब मिलाने के लिए भी आता है। हंटर आयोग लाया था जो शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा में दो लोगों की, बच्चों की शिक्षा बढ़ाने की बात की गई थी और महिलाओं की शिक्षा, क्योंकि महिला भी उस समय, महिला और बच्चों दोनों की, यानी बच्चे मतलब प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी। प्राथमिक शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा और महिलाओं के शिक्षा को विशेष रूप से बल दिया गया था, हंटर आयोग में दिया गया था। ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने रिपन एक्ट भी लाया। इन्होंने क्या लाया था? रिपन एक्ट। रिपन एक्ट जो था, रिपन एक्ट लाया था। ये कोई अधिनियम नहीं था, लेकिन एक सुधार था। ये क्या था? रिपन एक्ट कोई अधिनियम नहीं था, लेकिन एक ये क्या था? ये एक सुधार था। ये सुधार की बात करता था। ठीक है, जिसमें स्थानीय शासन की शुरुआत की बात की थी, स्थानीय निकाय की बात की गई थी। इसमें भी स्थानीय शासन, ठीक है, स्थानीय निकाय, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य आदि पर ध्यान दिया गया। ठीक है, किसमें? रिपन एक्ट में ध्यान दिया गया। इन्होंने वर्नाकुल जो एक्ट था ना, वर्ना, इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं, बड़ा पूछता है क्वेश्चन इसमें। वर्ना क्यूलर हिंदी में, वर्नाकुलर एक्ट को निरस्त कर दिया था। एक्ट को निरस्त कर दिया था। क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था। निरस्त कर दिया था। निरस्त कर दिया था। इसका मतलब है कि वर्नाकुलर एक्ट पहले से था, तभी तो निरस्त किया गया था। वर्नाकुलर एक्ट पहले से था। तो ये वर्नाकुलर एक्ट जो था ना, ये 1878 में, ठीक है, ये इनके पहले एक लॉर्ड लीटन थे। रिपन से पहले कौन थे? लॉर्ड लीटन। इन्होंने ही लाया था। लॉर्ड लीटन की इस तरह कार्यकाल देखा जाए तो 1876 से 80 तक ही था। और वहीं उसी ने क्या किया था? वर्नाकुलर एक्ट लाया था। इस एक्ट में क्या प्रोविजंस थे, क्या प्रावधान था, थोड़ा समझिएगा। प्रावधान क्या था? अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेज क्या करते थे, जब 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उसके बाद में लोग अपनी जनमानस तक बातों पहुंचाने के लिए कुछ लिखते थे, कुछ मैगजीन वगैरह लिखते थे। और मैगजीन को आप कोई अपनी स्थानीय भाषा हिंदी वगैरह में भी लिखता था। तो इस वर्नाकुलर एक्ट में ये लगा दिया गया कि कोई भी पत्रिका अंग्रेजी, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में छपेगी। अंग्रेजी में छपेगी, अर्थात हिंदी में नहीं। हिंदी में नहीं। फिर जो हिंदी में छापता भी था ना, तो उस प्रेस वाले के मशीन को जब्त कर लिया जाता था। मशीन को जब्त कर लिया जाता था। अब प्लस कोई मान लीजिए कि नया प्रेस लगा रहा है, तो उसके लिए कुछ सुरक्षा मनी, सुरक्षा रकम जो है ना, उस समय के डीएम के पास जमा होता था।
और यदि कोई मान लीजिए कि आप ऐसे जो कि राष्ट्र हित में नहीं है, जो अंग्रेजों के हित में नहीं है, जो अंग्रेजों के हित में नहीं है, आपने कुछ प्रकाशित कर दिया तो उसे देशद्रोही माना जाता था। उसे क्या माना जाता था? देशद्रोही माना जाता था। तो ये जो था बर्नाकुलर एक्ट काफी जैसे सशक्त था, और इसी को इन्होंने क्या कर दिया कि मना कर दिया। ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य था ना कि देखिए सूचनाओं का प्रसार ना हो तो लोग क्या हो, एकजुट ना हो जाए। सूचनाओं का प्रसार प्रचार ना हो तो लोग क्या हो, एकजुट ना हो जाए। ठीक है। फिर इसके बाद में यानी कि ये कहीं ना कहीं राजद्रोह को कम करने की बात कर रहा था। राजद्रोह को कम करने का उद्देश्य था कि राजद्रोह कम हो, किसी को कोई सूचना ही नहीं मिल पाएगी कि कहाँ पर इकट्ठा होना है, क्या करना है, कब क्या करना है, कोई सूचना ही नहीं, राजद्रोह कम हो। ये सब अंग्रेजों की नीति थी। और उसी समय एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अमृत बाजार नाम की कई पत्रिकाएं थी, लेकिन अमृत बाजार नाम की पत्रिकाएं थी ना, ये भी पहले हिंदी में छपती थी। डर से इन्होंने भी क्या किया, इंग्लिश में छापना शुरू कर दिया। कई पत्रिकाएं अपनी भाषा को बदल लिया था बर्नाकुलर एक्ट के कारण। और इसी को इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड रिपन ने एक्ट को निरस्त कर दिया था। ठीक है, जो भारतीय भाषाओं में छपने का जिसमें सख्त निर्देश थे। लॉर्ड रिपन ने, आप देखेंगे कि सिविल सेवाओं में भी सुधार की बात किया था। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवाओं में भी सुधार की बात किया था। सेवा में सुधार की बात किया था। सिविल सेवा में सुधार की बात इन्होंने क्या किया था कि जैसे उम्र बढ़ाया जाए। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इसमें उम्र बढ़ाने की बात किया था। उम्र बढ़ाने की बात किया था। ठीक है। और कहा था कि जो सिविल सेवक होंगे ना, जो सेवक होंगे सिविल सेवक, इनको स्थानीय देखिए यहां भी बात किया था कि स्थानीय स्वशासन में, ठीक है, अप्रत्यक्ष भूमिका दी जाए, भूमिका होगी। कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात कहा कि अप्रत्यक्ष भूमिका स्थानीय स्वशासन में होगी। ठीक है। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। ये स्वतंत्रता से पहले की बात थी। सारी चीज क्या थी? स्वतंत्रता से पहले की बात थी। अब स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद यहां से आपका और थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंस वगैरह के क्वेश्चंस लिखने के लिए आईएएस वगैरह के एग्जाम्स में, जैसे आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो मैंस वगैरह में इसको भी अनदेखी नहीं करेंगे। देखिए पहले वाला तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और यहाँ पर आराम इसको भी लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद। अब आते हैं एक जो है ना बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की गई थी। पहले क्या किया गया था कि बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। ये पहला समिति माना जाता है। पहला समिति स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की। ये भी क्वेश्चन पूछता है। पहला समिति माना होता है ये। और इस समिति का जो गठन हुआ था ना, गठन सब ये सब याद कर लेंगे। गठन कब हुआ था? 16 जनवरी 1957 को इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था गठन होने के बाद में। रिपोर्ट कब दिया था? तो रिपोर्ट इन्होंने दिया था नवंबर 1957 में, उसी वर्ष नवंबर में दे दिया था। फिर इसके बाद में एनडीसी द्वारा रिपोर्ट को जो स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किया गया था, जो रिपोर्ट स्वीकार की गई थी, ये जनवरी 1958 में की गई थी। जनवरी 1958 में। और स्वतंत्र इन्हें ही पंचायती राज का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्थानीय स्वशासन था पहले, अब पंचायती राज का जनक मानते हैं। इन्हें ही क्या मानते हैं? बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक मानते हैं। पंचायती राज का जनक, यही पंचायती राज के जनक है, फादर ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता पहला स्थानीय स्वशासन समिति थी, गठन 1957 में, रिपोर्ट 1957 नवंबर में, और स्वीकार किया था एनडीसी ने कब? 1958 में। अब देखिए ये बलवंत राय समिति जो थी ना, इसका कुछ उद्देश्य था। क्यों
आखिर क्यों समिति बनाई गई थी? तो इसका कुछ उद्देश्य था। कहा गया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा, जो राष्ट्रीय सेवा है का विस्तार कार्य, इन दोनों का समीक्षा और मूल्यांकन करना था। इन दोनों का समीक्षा और मूल्यांकन करना था कि सामुदायिक विकास कैसे हो, राष्ट्रीय सेवा का विस्तार कैसे हो, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना कैसे उत्पन्न हो। इन सब की बात, इनको दो काम दिया गया था और इसी कामों पर इन्होंने सबसे पहले एक प्रस्ताव अपना जो दिया था, उस सुझाव जो दिया था, उसमें सुझाव में कहा था कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का गठन करना होगा, तब जाकर के निचले स्तर से, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने इसमें विकेंद्रीकरण की बात किया कि कहीं ना कहीं तब जाकर के नीचे से लोग क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, और इन्होंने तुरंत विकेंद्रीकरण की बात किया और इस पर इन्होंने कुछ सिफारिशें की। ठीक है, सिफारिश क्या था बलवंत राय का? देखिए, बलवंत राय समिति का उद्देश्य हो गया और बलवंत राय की सिफारिशें क्या थी? बलवंत राय की जो सिफारिश थी, इस सिफारिश की बात तक करेंगे। इन्होंने कहा कि सत्ता को विकेंद्रीकृत की जाए, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। क्या किया जाए? विकेंद्रीकरण किया जाए। पहला तो बात इन्होंने ये कह दिया, स्थानीय संस्था में, स्थानीय, ठीक है, स्थानीय सत्ता में कहा कि जनता की भागीदारी की जाए, जनता की क्या की जाए, भागीदारी की जाए, पार्टिसिपेशन किया जाए। फिर इसके बाद कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज में इन्होंने कहा कि एक ग्रामीण स्तर पर हो और एक ब्लॉक लेवल पर हो, ठीक है, और एक इसके बाद में जिला लेवल पर हो। कहा कि ग्रामीण लेवल का जो प्रधान होगा, ये प्रधान होगा, ब्लॉक प्रमुख होगा, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख होगा और यहाँ पर जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष होगा। इस तरह जो प्रधान होता है ना, सरकारी कर्मचारियों में ये दरोगा के बराबर, एसआई के बराबर, सब इंस्पेक्टर के बराबर जो होता है पावर रखता है। ब्लॉक प्रमुख जो समकक्ष होता है, ये बीडीओ के बराबर होता है। और जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये अध्यक्ष, ये डीआरडीओ डेवलपमेंट या जो डीएम होते हैं ना, जिलाधिकारी लेवल का अधिकारी जो होता है, उसके समकक्ष होते हैं, उससे ऊंचा, उससे सीनियर नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके पैरेलल में बैठ सकता है लेकिन सीनियर नहीं है, ये बात है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था कि सारी चीज़ें, बलवंत राय ने पहली बार ये सब सारी चीज़ सिफारिश की थी और इनको जनक भी माना जाता है। ठीक है, बलवंत राय को। अब आगे चलते हैं, अब कुछ और इम्पोर्टेंट प्रमुख समितियों के बारे में बात कर लेते हैं जो पंचायती राज से थी। प्रमुख समितियां पंचायती राज की, पंचायती राज की प्रमुख समितियों के बारे में बात करते हैं। बलवंत राय हो गए, इसके बाद एक आए थे बीटी कृष्णाचारी, बीटी कृष्णाचारी समिति। हालांकि इनका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये समिति जब बनी थी 1900, कभी कभी मिलाने के लिए दे सकता है, 1957 में बनी थी, 1960 में बनी थी। 57 में तो समिति बनी थी बलवंत राय, और ये कब बनी थी? 1960 ईस्वी में बनी थी। बीटी कृष्णाचार्य, उद्देश्य इनका क्या था? सहकारी आंदोलन और सामुदायिक, इनको भी कुछ उद्देश्य दिया गया था। हालांकि यहाँ पर स्थानीय स्वशासन में नाम मात्र की इन्होंने सहकारी आंदोलन और सामुदायिक विकास से संबंधित, सहकारी जो कोऑपरेटिव होते हैं, सहकारी और सामुदायिक आंदोलन, सहकारी और सामुदायिक आंदोलन न कह करके कहिए कि विकास कार्य की बात की गया था। तो कहीं भी सहकारी और सामुदायिक विकास की करते हैं तो देख रहे हैं ना, यहाँ भी पंचायती राज की बात करते हैं, पंचायती राज की।
इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनकी मतलब की भूमिका नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पंचायती राज की अनदेखी नहीं की जा सकती है। ठीक है। और क्योंकि इन्होंने भी सीधे कहा था कि आईएएस जो होते हैं ना, जो भी आईएएस संवर्ग होते हैं, संवर्ग, इनका विस्तार किया जाए। कहाँ तक? पंचायतों तक विस्तार किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पंचायती राज की बात निश्चित करते हैं। आगे एक समिति आते हैं। अगला समिति एक आती है अशोक मेहता समिति। एक समिति इससे जुड़ा हुआ आती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था ना, ये 1977 में हुआ था और दिसंबर में हुआ था। कब हुआ था? 1977 के दिसंबर में हुआ था, अशोक मेहता समिति के। और अशोक मेहता समिति जो है, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट 78 में ही दे दिया, 78 अगस्त में दिया था। ये जो रिपोर्ट दिया था ना, ये गठन हो गया और रिपोर्ट 1978 में दे दिया था। इन्होंने रिपोर्ट 78 में दे दिया था, 1978 में रिपोर्ट दे दिया था। रिपोर्ट लगभग दिया था इन्होंने अगस्त महीने में। कब दिया था? अगस्त महीने में। और इन्होंने क्या किया था कि ये द्विस्तरीय की बात किया था। ये कहा कि देखो भैया, पहली बार 3 स्तर नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा कि 3 स्तर का स्थानीय स्वशासन नहीं होगा। ठीक है, 3 स्तर का स्थानीय स्वशासन नहीं होगा। इन्होंने द्विस्तरीय की बात किया था, द्विस्तरीय स्वशासन की बात किया था, द्विस्तरीय स्वशासन की बात किया था, द्विस्तरीय स्वशासन की बात किया था। अब द्विस्तरीय स्वशासन में इन्होंने कहा कि देखो भैया, ठीक है, पहली बार ये समिति थी अशोक मेहता समिति जो द्विस्तरीय की बात का। ये कहा कि देखिए, गांव वाला तो सही है, ये गांव वाला तो होगा ही होगा, और जो ब्लॉक वाला है ना, ब्लॉक वाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो जिला है ना, ये होना चाहिए। हालांकि इसे स्वीकार नहीं किया गया, इसे एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया गया। ये अशोक मेहता समिति थी ना, 132 सिफारिशें दी थी, 132 सिफारिशें दी थी, 132 सिफारिश दी थी, जिसमें कि एक स्वशासन, स्थानीय स्वशासन से भी संबंधित था। ठीक है। और इन्होंने कहा था इसी में कि देखो भैया, जो 15,000 से लेकर के और 20,000 के जनसंख्या वाले जो गांव है ना, जनसंख्या वाले जो गांव है, 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले जो गांव है, वहां पर एक मंडल पंचायत की स्थापना किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कहा कि जो 15,000 से 20,000 तक जो गांव है ना, इस गांवों में मंडल पंचायत की बात किया था। मंडल पंचायत, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंडल पंचायत की बात किया था किसने? अशोक मेहता ने कहा था। और कहा कि तब यहाँ पर क्या होगा कि जन भागीदारी बढ़ेगी, जन भागीदारी बढ़ेगी। और इन्होंने कहा कि मंडल पंचायत से क्या होगा कि जन भागीदारी हमारी बढ़ेगी। ठीक है। और और इसके बाद स्थानीय कर की भी बात कहा था। कहा कि यहाँ पर स्थानीय मंडल पंचायत पर ही स्थानीय स्तर पर कर लगाया जाए। स्थानीय स्तर पर क्या हो जाएगा? कर लगाया जाए। एक आगे एक और समिति आती है, जेबी के राव समिति, जीबी के, जी वी के राव समिति। एकदम अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे। ये समिति कब बनी थी? 1985 में। इनका उद्देश्य था ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास और ग्रामीण उन्मूलन, और ग्रामीण उन्मूलन। जो कार्य थे ना, जितने भी कार्यक्रम थे, इनकी समीक्षा करना था। इनके क्या था? समीक्षा करना था। ठीक है। और ये योजना आयोग द्वारा, ये योजना आयोग द्वारा गठित थी, योजना आयोग द्वारा गठित समिति थी, गठित समिति थी, योजना आयोग द्वारा। ध्यान रखें कि योजना आयोग द्वारा गठित समिति थी। इन्होंने क्या क्या सिफारिश दिया था? सिफारिश क्या क्या दिया था? सिफारिश, इन्होंने कुछ सिफारिशें दिया था। कहा कि देखिए, जिला परिषद में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जिला परिषद की बात कहा कि जिला परिषद होनी चाहिए। इससे क्या होगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात किया था। ये कहा कि विकेंद्रीकृत होगा। फिर कहा कि पंचायती राजों का नियमित चुनाव हो,
पंचायती राज जो है ना, ठीक है, पंचायती राज संस्था जितनी भी है ना, जितनी भी संस्था है, ठीक है, इसका क्या हो, एक नियमित चुनाव हो। नियमित क्या हो जाए, चुनाव हो जाए। इन्होंने ये बात किया, सिफारिश में कहा था कि नियमित चुनाव हो जाओ, ठीक है। अब इसके बाद में एक आते हैं एल एम सिंघवी, एल एम सिंघवी समिति। क्या आता है, एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति जो होते हैं 1986 में, 1986 में, उस समय राजीव गांधी का सरकार था। किसका सरकार था, राजीव गांधी का सरकार था। राजीव गांधी के सरकार में बनी थी एल एम सिंघवी। अब इनको भी ये भी कुछ सुझाव दिए थे। क्या क्या सुझाव दिए थे, इनका सीधे सीधे सुझाव देखते हैं। इन्होंने सुझाव दिया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। पंचायती जो राज है इनको क्या कर दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। संवैधानिक दर्जा की बात इन्होंने कर लिया था यहीं पर, ठीक है। फिर कहा कि पंचायत, जो न्याय पंचायत है ना, पंचायतों में न्याय पंचायत की स्थापना हो। न्याय पंचायत की स्थापना हो, न्याय पंचायत की क्या हो जाए, स्थापना हो जाए, न्याय पंचायत की। अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। बहुत बेहतर बेहतर काम किया था। फिर इसके बाद में कह रहा है कि पंचायतों में वित्तीय संसाधन बताया जाए कि भैया तुम्हारा वित्तीय संसाधन कहाँ से होगा, कहाँ से वित्त जो है उपलब्ध होंगे। वित्तीय संसाधन की बात की गई। वित्तीय पंचायत किसमें, पंचायती राज में। पंचायती राज में वित्तीय संसाधन की इन्होंने बात किया। और फिर कहा कि जो पंचायत के जो चुनाव होंगे ना, जो पंचायत के चुनाव होंगे और उसमें होने वाले विवाद का निपटारा, होने वाले विवाद का निपटारा के लिए कहा कि न्यायिक न्यायाधिकरण बनाया जाए। न्यायिक न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण बनाया जाए। न्यायिक न्यायाधिकरण बनाया जाए। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एल एम सिंघवी ने अच्छा अच्छा कार्य किया भाई, ठीक है, जो कि राजीव गांधी सरकार द्वारा बनाई गई थी। और पहली बार देखिए, लोकतंत्र में पहली बार, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, लोकतंत्र में पहली बार एल एम सिंघवी समिति, लोकतंत्र में पहली बार क्या रखेंगे, लोकतंत्र में पहली बार इन्होंने जो ग्राम के जो लोग होते हैं ना, गांवों के लोगों की, गांवों के लोगों की अभिव्यक्ति की बात की। अभिव्यक्ति की बात की, जो कि पहले से अनुच्छेद 19 में है। कहा कि देखिए अब जो है ना शासन में गांवों के लोगों को भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन की बात इन्होंने कहा। और इन्होंने भी ये बात कहा था कि नियमित चुनाव, जैसे पिछले वाले ने कहा था कि नियमित चुनाव, तो ये नियमित चुनाव की भी बात इन्होंने किया था। अब देखिए एल एम सिंघवी जो है ना काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। ये 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किया था, न्यायिक पंचायत की स्थापना की किया था, पंचायती राज में वित्तीय संसाधन की बात किया था कि वित्तीय वित्त कहाँ से आएंगे। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा था कि पंचायत के चुनाव होना चाहिए, और पंचायत के चुनाव में जो विवाद हो उस विवाद के निपटारा के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यायिक न्यायाधिकरण होना चाहिए। लोकतंत्र में पहली बार गांव के लोगों को अभिव्यक्त करने की बात कहा था। और प्लस में इन्होंने ये भी कहा था कि इसकी चुनाव भी समय समय से होती रहनी चाहिए, नियमित चुनाव होना चाहिए। एक और समिति है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट कम है, लेकिन इसको जान लीजिए, एक पीके थुंगन समिति। क्योंकि आईएएस के मेंस एग्जाम में जब लिखेंगे ना, तो ये सब सारी समितियों का जब नाम लिख देंगे तो कहीं ना कहीं आपके नंबर बेहतर मिलेंगे। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति। ये पीके थुंगन समिति जो है ना 1988-89 के समय आया था। और जिला नियोजन में इन्होंने क्या कहा था कि जो जिला है, ठीक है, इसमें जिला के जितने भी नियोजन प्लानिंग होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसमें इन्होंने कहा कि राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ढांचा का समन्वय होना चाहिए। राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ढांचा का समन्वय होना चाहिए,
दोनों का समन्वय होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन की बात इन्होंने कहा था कि भैया देखो, कोई भी यदि प्लानिंग किया जाए, नियोजन किया जाए, तो वहाँ पर राजनीतिक, और ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डीएम साहब ही ले लें, यहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि जो राजनीति से आ रहे हैं, जैसे जिला परिषद के अध्यक्ष जो कर रहे हैं, वहाँ पर ब्लॉक लेवल पर ये नहीं कि बीडीओ ही कुछ सोचने ले लें, अब यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख भी हों, ब्लॉक प्रमुख हों, गांव में भी कहीं मतलब कि ग्राउंड लेवल पर है तो राजनीतिक स्तर पर जो प्रधान है उसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिला नियोजन में यानी प्लानिंग में इस तरह की बातें किया था। तो जिसके कारण आज देख रहे होंगे ना कि हर जिलों में क्या है कि 20 सूत्रीय विकास के कार्यक्रम वगैरह, जैसे इसी पर कहीं ना कहीं जब देख रहे होंगे ना कि 20 सूत्रीय विकास के कार्यक्रम वगैरह की बात की जा रही है, सदस्य बनाए जाते हैं कार्यक्रम। तो तो ये सब 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो होते हैं ना विकास के लिए, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों के समन्वय की ही बात करता है। अब आते हैं, देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था की बात, जो भारतीय संविधान में क्या इसकी स्थिति है। भारतीय जो संविधान हम लोग के पास है, यहाँ पर इनकी क्या अहमियत है संविधान में। भारतीय संविधान में पंचायती राज, पंचायती राज देखिए, इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन यदि मेंस में पूछे, प्री में पूछे, तो आराम से कवर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एकदम शिद्दत से, इस क्लास को शिद्दत से देखिए, ठीक है, और शिद्दत से पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। तो जहां तक हम लोग भारतीय संविधान की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अनुच्छेद समझिएगा 40 जो है ना, 40, इसमें ग्राम पंचायत के संगठन की बात मिलती है। कहा गया है कि ग्राम पंचायत के संगठन की बात, संगठन का उल्लेख मिलता है किसमें, अनुच्छेद 40 में मिलता है, संगठन का उल्लेख मिलता है। और कहा कि इससे क्या होगा ना, कि इससे जो संगठन बनेगा ना, इससे हमें क्या होगा कि स्वशासन को बढ़ावा मिलेगा, इससे स्वशासन को बढ़ावा मिलेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा। इसका मेन उद्देश्य यही था कि स्वशासन को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। और इसका यह भी उद्देश्य था कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण की बात किस में किया गया है, अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद जो 40 है ना, ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक के डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, डीपीएसपी। अच्छा, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, जरा बताइए आप लोग, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, बताइए, आप बताइए डीपीएसपी। अच्छा, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, गुड। डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड का संविधान कब बना था, आयरलैंड का संविधान जो बना था ना, ये 1937 में बना था, ठीक है, 1937 में, ये 29 दिसंबर 1937 में, हालांकि ये पूछेगा नहीं, 1937 आयरलैंड का, 1937 में, कब, 29 दिसंबर को ये आयरलैंड से हम लोग को डीपीएसपी को लिया गया है। अब इसमें देखिए, ये जो आपका डीपीएसपी जो है ना, तो डीपीएसपी का कुछ उद्देश्य था संविधान में, यहां थोड़ा सा देख लेते हैं क्या उद्देश्य था, चाहे इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर देख लीजिए डीपीएसपी का उद्देश्य। देखिए, कोरिलेट करके जब आंसर राइटिंग करेंगे तो निश्चित है कि नंबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। इसमें पहला तो था कि कल्याणकारी राज्यों की स्थापना हो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, एक उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य क्या था डीपीएसपी का, कि सामाजिक आर्थिक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हो, जिससे क्या होगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र होगा तो क्या होगा, नागरिकों का जीवन अच्छा होगा,
नागरिकों का क्या होगा, जीवन अच्छा होगा, जीवन बेहतर होगा, बेहतर होगा। एक और इसका उद्देश्य था कि न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो। ये सब चीज, तीन चीजें थी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक, आर्थिक और न्यायपूर्ण। डीपीएसपी का मेन उद्देश्य यही था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि मान लीजिए कि ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल रहा है, कल्याणकारी राज, सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र, न्यायपूर्ण समाज नहीं बन पा रहा है, तो आप सीधे चले जाएं केस करने कोर्ट वोट में। ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, कल्याणकारी राज्य होता क्या है? कल्याणकारी राज्य होता है कि सबका विकास, सबका विकास, ऐसा राज्य जिसमें सबका विकास हो और सभी क्षेत्रों में विकास, सभी क्षेत्रों में विकास, इसको कल्याणकारी राज्य कहते हैं। सबका विकास का मतलब कि बच्चे का विकास, ठीक है, वृद्ध का विकास, युवा का विकास, महिला का विकास, ठीक है, दिव्यांग का विकास, एससी एसटी का विकास, ओबीसी का विकास, जनरल का विकास, सभी चीज़ों का। और सभी क्षेत्रों में विकास का मतलब सामाजिक विकास, सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, ठीक, राजनीतिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, वैज्ञानिक विकास हो, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्रों में, फिर विधिक विकास हो और धार्मिक विकास हो। जैसे आजकल क्या है, मंदिरों मंदिरों का विकास किया जा रहा है ना, सभी धर्म का भी विकास हो। ये डीपीएसपी में भी बात किया गया था। तो डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 में हम स्थानीय शासन की बात करते हैं। अब ये जो स्थानीय शासन की जो चुनाव की बात होती है ना, स्थानीय शासन की जो चुनाव होता है ना, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। जो चुनाव का जो निकाय होगी, ये राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी में उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? 243 डी में उल्लेख मिलता है राज्य निर्वाचन आयोग का, ठीक है। और ये क्या करता है कि महिलाओं के, इसमें जो है अनुच्छेद में चुनाव की बात की गई है। स्थानीय चुनाव का चुनाव होगा, किसका? स्थानीय निकायों का, स्थानीय निकायों का चुनाव की बात की गई है। स्थानीय निकायों का चुनाव होगा और कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसमें यदि स्थानीय स्वशासन की उम्र की बात की जाए तो उम्र सभी सदस्यों और अध्यक्षों के लिए कितना है? 21 वर्ष है। उम्र कितना है? 21 वर्ष है। गांव में प्रधान बनना है तो कितनी वर्ष? 21 वर्ष। कौन कौन 21 का हो गया? सब। अच्छा, तो प्रधान बन सकते हो, ठीक है। आप लोग प्रधान गांव में जाकर, क्या आसान नहीं है? अरे वाह, हाँ सही कहा, ठीक है। विधायकी बनना, सांसद बनना आसान है, लेकिन प्रधान बनना आसान नहीं है। क्योंकि प्रधान में होता क्या है कि जब किसी से मत मांगने जाएंगे तो लोग कहेंगे तुम्हारे दादी के दादी जो है ना, हमारे घर में एक कलछुल की जरूरत थी, बाल्टी की जरूरत थी, नहीं दी थी, इसलिए तुम्हें नहीं देंगे। वो पूर्वज बहुत पहले के विवाद को देखते हैं, ठीक है। कितना भी उन्हें मुर्गा, मांस, मछली, पैसा बांटिए, दीजिए, खिलाइए, लेकिन खाएंगे पिएंगे, मत नहीं देंगे। वो पुराने के पुराने विवादों को लगते हैं देखने, ठीक है। तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष। इस उम्र का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एफ में उल्लेख है। कहां पर उल्लेख है? 243 एफ में उल्लेख है। 243 एफ में उल्लेख है, ठीक है। 243 एफ में। अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं आरक्षण की, ठीक है। आरक्षण की कि भैया इसमें आरक्षण वगैरह का प्रावधान है कि नहीं? तो हाँ, आरक्षण है, ठीक है। गांव में भी देखते होंगे आप लोग, कभी कभी सीट महिला सीट हो जाती है, कभी एससी एसटी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो आरक्षण है। तो इसमें सबको होता है, एससी एसटी और महिलाओं के लिए भी होता है, महिलाएं के लिए, ठीक है। अब एससी एसटी का जो है ना, जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। और यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या है कि 1/3 का प्रावधान है, 1/3 भाग, या 35%, या 33%।
ये अनिवार्य है। लेकिन कुछ राज्य, 21 राज्य जो है इस समय भारत में महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से 50% इसको बढ़ाकर 50% दिए हैं। इसलिए कि ये राज्य सूची का विषय है, अभी हम लोग देखेंगे, ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य जो है यहाँ पर बात कर सकता है। ठीक है, तो 50% 21 राज्यों ने इसे 50% की बात किया था। ठीक है, और इस आरक्षण का जो उल्लेख है ना, आरक्षण का उल्लेख ये हमारे अनुच्छेद 243 डी में दिया गया है, 243 डी में। ठीक है, और यहाँ पर आरक्षण जो होता है ना, चक्रानुक्रम में दिया जाता है, साइक्लिक दिया जाता है। साइक्लिक समझिए, जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे साइक्लिक चलता रहेगा, दो तरह की साइकिल मान लीजिए, एक इधर से ऐसे साइकिल चला, एक ऐसे साइकिल चला। अब एक बार क्या होगा कि महिला, मैन और वोमेन रहेगा, फिर SC ST रहेगा इस तरह। ठीक है, और OBC और जनरल, ये सब सारी चीज़ें। तो एक बार महिला और वोमेन, फिर इसके बाद कभी कभी क्या होता है ना कि महिला में आपका SC आ गया, ठीक है, ST आ गया, तो ये सब चक्र में, दोनों चक्र घूमता रहेगा, पुरुष और महिला का भी और उसका भी। ठीक है, तो ये चक्र चलता है। लेकिन इसमें भी क्या करते हैं कि जो गांव के दबंग लोग रहते हैं, मान लीजिए कि जनरल कास्ट के हैं और प्रधान थे कई वर्षों से, लेकिन इसके बाद में चक्रानुक्रम में सीटें नहीं है, तो गांव में अपने घर में काम करने वाली कोई सी SC ST महिलाओं को क्या करेंगे, प्रधान बना देंगे और अपने काम करेंगे। या यदि मान लीजिए महिला सीट आ गई तो अपनी पत्नी को बना देंगे, अब प्रधान पति बन करके पत्नी को बनाया, अब पत्नी को बनाने के बाद में क्या हो गए, प्रधान पति बन करके कार्य करना शुरू कर दिए। वहाँ महिलाओं को बात न कर प्रधान पति, ये पत्नी न करके प्रधान पति हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरह का भी मिसयूज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और लोग करते भी हैं यार, लोग करते भी हैं, इसमें क्या करना है। अब जैसा कि हमने कहा कि ये राज्य सूची का विषय है, किसका विषय है, ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का। अब जानते होंगे कि भारतीय संविधान में जो सूचियों का उल्लेख है ना, सूची की बात की गई है, ये कहां पर बात की गई है, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 5 में किया गया, ध्यान दीजिएगा, प्रविष्टि 5 में सूचियों के बारे में बात किया गया था। प्रविष्टि 5 में 7वीं अनुसूची की बात कहां किया गया था, प्रविष्टि 5 में किया गया था, प्रविष्टि 5 में। अब देखिए, सूची में आप जनरली आप जानते होंगे कि एक राज्य सूची होता है, राज्य सूची, ये सब पॉलिटी में आपको सब पढ़ा है, राज्य सूची और केंद्र सूची और समवर्ती सूची। इसमें नियम राज्य बनाता है, इसमें नियम केंद्र बनाता है, इसमें दोनों, लेकिन जब विवाद होगा तो केंद्र का मान्य होता है, केंद्र का मान्य होगा। जब विवाद के समय किसकी मान्य होगा, बड़े जो है केंद्र का मान्य होगा। ये आपके अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है ना कि जो राज्य सूची था ना, इसमें अभी फिलहाल में 61 है, कितना है, अब पहले कितना थे, पहले यहाँ पर 66 था, 66 विषय थे, 61 विषय अभी हैं, 61 विषयों पर राज्य सूची में रखा गया है। केंद्र की बात करेंगे तो अभी फिलहाल में 97 था है, अब पहले 100 था, ठीक है, तो 97 है। फिर इसमें जो है वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 है, लेकिन मूल रूप से पहले थे, पहले कितने थे, 47। इनको भी ध्यान देने की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें पंचायती राज की बात करता है। ठीक है, किसमें, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में पंचायती राज की, क्योंकि केंद्र राज्य के विधायिक, केंद्र और राज्य के विधायी शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर किया गया है, विधायिक शक्तियों का बंटवारा। बंटवारा में देख रहे हैं 3 सूची बनाई गई है, और 3 सूची में राज्य सूची में क्या कर दिया गया, राज्य सूची में कर दिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था
होगी, पंचायती राज व्यवस्था रहेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आइए, अब जाकर के 1992 में कुछ संशोधन होते हैं और यहाँ पर दो संशोधन होते हैं। एक होता है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, और एक होता है 74वां संविधान संशोधन। दोनों को तुलनात्मक पढ़ लेते हैं। संविधान संशोधन तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो दोनों संशोधन है ना, ये 1992 में ही आया था। कब आया था? आया कब था? आया था 1992 में, आया 1992 में, ये 1992 में। ठीक है, तुलनात्मक पढ़ेंगे तो याद रहेगा। लेकिन ये शुरू हुआ था कब? ये शुरू हुआ था 24 अप्रैल 1993। और ये कब शुरू हुआ था? शुरू मतलब कि लागू, ये लागू। ठीक है, लागू या शुरू, ये हुआ था 1 जून 1993। अब 24 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या करते हैं? पंचायती राज मनाते हैं। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायत दिवस, या पंचायती राज दिवस, या पंचायत दिवस, या पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख जो है ना, संविधान के भाग 9 में उल्लेख है। कहाँ पर उल्लेख है? भाग 9 में। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची भी पूछता है, अनुसूची 11वीं है। ठीक है, अनुच्छेद कौन कौन सा है? अनुच्छेद इसका 243 से 243 ओ तक है। 243 से 243 ओ तक है। यहाँ भी देखते हैं, ये भी जो है संविधान के भाग अब यहाँ पर 9A में है, या इसको 9 क भी कहा जा सकता है। 9A या क में भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची एक अगला हो जाएगा उसका 12, क्योंकि वो 11 में था, तो ये किस में है? 12 में। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद में भी जस्ट उसके आगे 200 ओ तक था, तो 243 पी, 243 ओ तक था, तो पी से ध्यान देंगे 243 जेड जी तक इसका उल्लेख है। अब आते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1992 में आया था, ये भी 1992 में 24 अप्रैल को शुरू हुआ था, लेकिन 1 जून को शुरू हुआ था। 24 अप्रैल को पंचायती राज या पंचायती दिवस मनाते हैं। और भाग 9A में है, और ये भाग 9 में है। अनुसूची 11 है, ये अनुसूची 12 है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ है। अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है। अब कुछ और इसका अंतर देखते हैं 73वां और 74वां में। 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, और क्या क्या अंतर है? इसमें भी 3 स्तर की बात किया गया था। 3 स्तर की बात किया गया था। 3 स्तर, ग्राम लेवल पर जो प्रधान होता है, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख, और इसके बाद जिला लेवल की बात की गई, जिला परिषद अध्यक्ष होता है। ये 3 लेवल की यहाँ पर बात की गई थी, और इसमें भी 3 स्तर की बात की गई थी। 3 स्तर की बात यहाँ भी की गई थी। अब इसमें ध्यान देंगे, एक नगर पंचायत की बात की गई थी, नगर पंचायत। फिर इसके बाद नगर पालिका की बात की गई थी, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी, फिर इसके बाद में नगर निगम की बात की गई थी, नगर निगम की बात की गई है। ठीक है, कारपोरेशन की बात की गई है, कारपोरेशन की बात की गई है।
अब इनको थोड़ा सा हम लोग तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नगर पंचायत क्या होता है? जैसे ऐसे छोटे शहर जो अभी नगर की तरफ बढ़ रहा है, छोटे शहर जो नगर की तरफ बढ़ रहा है, यानी नगर होने की संभावनाएं जिसको है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जहाँ पर ये किसी शहर से जुड़ा हुआ छोटा ऐसा शहर जहाँ के दिन प्रतिदिन के सामान, मजदूर, ये सब उपलब्ध कराए जाते हैं, वही सब छोटे छोटे शहर के रूप में बनने, जैसे शहर का सटा हुआ, बड़े शहरों का सटा हुआ छोटा सा कोई जो शहर के तरफ शहर बनने की उम्मीद में है, शहर बनने योग्य बन सकता है भविष्य में। नगर पालिका जो छोटे शहर होते हैं, नगर निगम जो बड़े शहर होते हैं। अब ये कौन सा एरिया किस में जाएगा, इसका निर्धारण जो है ना राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य के राज्यपाल ही निर्धारण करेगा कि नगर पंचायत क्या होगा, नगर पालिका क्या होगा और नगर निगम क्या होगा। बात समझ में कुछ आ रही है? ठीक है, अब आगे यदि हम लोग देखते हैं तो फिर यहाँ पर चलिए, इसका निर्धारण तो ये करता है। इनकी कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल इसमें 5 वर्ष के लिए होता है, काल 5 वर्ष के लिए होता है। यहाँ भी कार्यकाल जो होते हैं कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है। इसमें कुछ विषय रखे गए हैं, उन विषयों की संख्या जो होती है ठीक है, इसमें जो विषय है 18 है 74 में, और इसमें आपके टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, अब ये इसमें कहा गया है किसी राज्य की जनसंख्या यदि 20 लाख है तो वहाँ पर द्विस्तरीय भी किया जा सकता है, द्विस्तरीय भी निर्माण हो सकता है, ये बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद में SC ST की ये सब सारी चीज़ें चर्चा की गई है कि SC ST का आरक्षण होगा, दोनों में आरक्षण की बात किया गया है। यहाँ पर कहा गया कि किसी नगर की जनसंख्या यदि 3 लाख से अधिक है तो वार्ड की स्थापना होगी। यहाँ पर कहा गया कि किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है तो यहाँ पर वार्डों की स्थापना होगी। ठीक है, और यहाँ पर नगर के लिए, नगर नियोजन के लिए नगर 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 निकाय की बात की गई है। और फिर इसके बाद में महानगर के लिए महानगर नियोजन समिति और नगर नियोजन समिति की भी बात की गई है। ये सब इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आरक्षण की बात दोनों में किया गया है। यहाँ तक उम्मीद कर रहे होंगे समझ में आया होगा। थैंक यू।